चलिए बच्चों, आज लोकेशन ऑफ वॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वॉइड्स के बारे में आपको पता ही है। वॉइड्स क्या होते हैं? एम्प्टी स्पेसेस को वॉइड्स कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि ये 4 एटम हैं। 4 एटम की जब हमने पैकिंग की तो यहाँ बीच में आपको ये खाली जो जगह दिख रही है, ये बीच में ये खाली जगह दिख रही है, इट इज़ वॉइड। अब हमें ये पता करना है कि यूनिट सेल के अंदर ये वॉइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो लोकेशन ऑफ वॉइड्स, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि लेट अ सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ n एटम्स। अगर कोई सॉलिड n एटम से मिलके बना हुआ है तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होते हैं? n होते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 2n होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात कर लेता हूँ, सभी को पता है FCC यूनिट सेल के अंदर टोटल 4 एटम्स होते हैं। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे। ठीक है, क्योंकि 4 हो गई n की वैल्यू, तो n ही क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और 2n क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम ये पता करते हैं कि FCC के अंदर ये जो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट हैं। क्लियर है? कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन FCC के अंदर या CCP के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये कोई यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के अंदर ये FCC का यूनिट सेल आपको कंसीडर करना है। और इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पर और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एज सेंटर पर। ठीक है, 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज सेंटर पे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बॉडी सेंटर पर प्लस एज सेंटर पर। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो एज सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स, उनका कंट्रीब्यूशन केवल 1/4 का होगा। क्लियर है? और जो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 1 का होगा। क्लियर है? तो बॉडी सेंटर 1/1। ठीक है, ये वाला 1 तो कंट्रीब्यूशन का है और ये 1 क्योंकि केवल एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पर है। और एज सेंटर की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितने का होता है? एज सेंटर वालों का 1/4 का। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो एज सेंटर पर जो ये वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसका केवल 1/4 हिस्सा ही इस यूनिट सेल के अंदर है। बाकी का हिस्सा जो है 3/4 हिस्सा वो इस यूनिट सेल से बाहर है। क्लियर है? तो कंट्रीब्यूशन एज सेंटर वाले वॉइड्स का 1/4 का। और टोटल अगर मैं काउंट करूं, ये एज सेंटर वाले ये कितने बैठेंगे? 12। तो इनटू में 12। ठीक है, तो ये 1/1 हो गया 1 प्लस 12 × 1/4 हो गया 3। तो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं वो आपको पता चल गया। बॉडी सेंटर पर, ये वाला बॉडी सेंटर का है। और एज सेंटर, ये 12 एज सेंटर्स पर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 12 एज सेंटर्स पर होते हैं। चलिए अब हम पोजीशन पता कर लेते हैं
टेट्राहेड्रल वॉइड की, ठीक है। एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये कोई यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के अंदर आपको एक ये एटम दिख रहा है कॉर्नर वाला, और ये 3 एटम फेस सेंटर वाले, ठीक है। ये कुल मिला के ये जो 4 एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 एटम्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक तो हो गया कॉर्नर वाला और 3 हो गए फेस सेंटर वाले। ये जो 4 एटम्स हैं ये टेट्राहेड्रली एक दूसरे से अरेंज हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रली अरेंज हैं। और ये चारों मिलके एक वॉइड बनाते हैं जिसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये एक वॉइड बनाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और इस टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या होगी, एट बॉडी डायगोनल पर होगा ये, ठीक है। और प्लस 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर से कितनी दूरी पर होगा, कॉर्नर से 1/4 की दूरी पर, ठीक है ना। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि एक तो कॉर्नर का एटम और 3 फेस सेंटर के एटम, कुल मिला के 4 एटम्स मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे जिसकी पोजीशन बॉडी डायगोनल पर होगी। और बॉडी डायगोनल पर भी क्या पोजीशन होगी, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर। तो इस तरीके से एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। और टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, टोटल 4 बॉडी डायगोनल होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर। 4 बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, तो कुल मिला के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर है। तो इस तरीके से एफसीसी के अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, क्लियर है। तो ये लोकेशन ऑफ वॉइड सभी के समझ में आ गई होगी। अब हम आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम एक यूनिट सेल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। ये एक यूनिट सेल है और इसकी एज लेंथ हमने क्या कंसीडर कर ली, एज लेंथ यानी साइड, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमने कंसीडर कर ली a सेंटीमीटर, क्लियर है। यहाँ तक आगे बात समझ में। और नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल को हम डिनोट करेंगे किससे, Z से, क्लियर है। और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, जो हमने यूनिट सेल बनाया है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा A³, ठीक है। यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं निकालता हूँ मास ऑफ यूनिट सेल। देखिए, मास ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर होगा, मास ऑफ यूनिट सेल होगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हमने क्या ले रखा है, Z ले रखा है। तो यहाँ आ गया Z इंटू मास ऑफ ईच एटम, यानी 1 एटम का मास कितना होगा। आपको पता होना चाहिए
कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के। और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा, m अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं 6.022 इंटू 10⁻23 को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, Na से, विच इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो कुल मिला के हमारे पास एक एटम का मास आ गया m अपॉन Na। ठीक है, अब मेरे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो वॉल्यूम आ गया और एक मास आ गया। ठीक है, तो आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने मास और वॉल्यूम पुट कर देने हैं। तो मास तो हो गया हमारा Z इंटू एम बटे में Na, मास ये हो गया, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया हमारा AQ। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू में Na। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो गया Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू Na। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो ये कि A जो है वो हमेशा इन सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर आपको A एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो आपको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻8 का मल्टीप्लाई करना है, और अगर पिकोमीटर में दे रखा है तो 10⁻10 का मल्टीप्लाई करना है सेंटीमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, Z की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। अगर आपको SCC यूनिट सेल दे रखा है, यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक टाइप का है, तो आपको Z की वैल्यू 1 रखनी है। अगर BCC टाइप का यूनिट सेल दे रखा है तो Z की वैल्यू आपको 2 रखनी है, और FCC दे रखा है तो Z की वैल्यू 4 रखनी है। अच्छा, एक स्पेशल केस ये है कि जब भी CSCl नाम का यूनिट सेल आए तो उसके लिए Z की वैल्यू आपको 1 रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब इस फॉर्मूला पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर का जो यूनिट सेल है वो CCP टाइप का यूनिट सेल है। CCP टाइप का मतलब FCC टाइप का यूनिट सेल है, और उसकी जो एज लेंथ है वो कितनी है, 408.6 पिकोमीटर। अब ये पिकोमीटर में दे रखी है एज लेंथ, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 408.6 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। यहाँ तक आ गया समझ में। अच्छा, CCP या FCC टाइप की स्ट्रक्चर है तो Z की वैल्यू कितनी रखोगे आप, यहाँ 4 रखोगे। अच्छा, आपको एटॉमिक मास दे रखा है सिल्वर का 107.9 ग्राम, ये एटॉमिक मास दे रखा है। आपसे डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी क्या होगी। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला सीधे सीधे लग जाएगा Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू में Na। Z की वैल्यू 4, m की वैल्यू 107.9, A³ हो गया 408.6 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू में Na 6.022 इंटू 10⁻23। और इसकी यूनिट लिखना बेहद ज़रूरी है। डेंसिटी की यूनिट आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सोडियम की BCC स्ट्रक्चर है, BCC स्ट्रक्चर यानी Z की वैल्यू आपको 2 रखनी है,
और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दे रखी है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। प्रीवियस वीडियोस में मैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बारे में बता चुका हूँ, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम डी से, और ये 365.9 पिकोमीटर दे रखा है। अच्छा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है फॉर BCC, हर टाइप का जो यूनिट सेल है उसके लिए डिफरेंट रिलेशन होता है। BCC के लिए जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है यानी कि D, और एज लेंथ जो है, एज लेंथ समझते हो ना, साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की साइड एज लेंथ, उसके बीच में जो रिलेशन है वो ये है, A इज़ इक्वल टू 2/√3 इंटू में D। तो 2/√3 की वैल्यू 1.732 होती है और D 365.9। इसको सॉल्व करने के बाद A की वैल्यू आ जाएगी 422.5 पिकोमीटर। इसको फिर आप सेंटीमीटर में बदल सकते हो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? अच्छा, आपके पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, Z की वैल्यू आ चुकी है और A की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, आपको सोडियम का एटॉमिक मास गिवन है, वो कितना है 23। तो आपसे डेंसिटी पूछ रहा है, डेंसिटी निकालिए। ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे रो बराबर Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू Na, ये फॉर्मूला लग जाएगा। सारी वैल्यूज़ आपको अब पता हैं, वैल्यूज़ पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि CaCl हैज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब BCC, और एक होता है CCP स्ट्रक्चर, CCP स्ट्रक्चर का मतलब होता है FCC। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो CaCl हैज़ क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी BCC स्ट्रक्चर, पर यहाँ पर Z की वैल्यू 2 नहीं रखनी, Z की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1 ही रखनी है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि CaCl के केस में Z बराबर आपको 1 रखना है। ठीक है। अच्छा, डेंसिटी आपको दे रखी है CaCl के यूनिट सेल की, वो है 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना कि CaCl की जो स्ट्रक्चर होती है, सीजियम क्लोराइड का जो यूनिट सेल होता है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि जो Cl नेगेटिव हैं वो तो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पर, इस तरीके से कॉर्नर्स पर Cl नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं, और जो CS पॉजिटिव प्रेजेंट होता है वो बॉडी सेंटर पर होता है। तो आपसे ये वाली डिस्टेंस, जो ग्रीन कलर वाली डिस्टेंस है, वो पूछ रहा है। ठीक है, CS पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब अगर मैं ये पूरी लाइन ड्रॉ कर दूं, ये पूरी लाइन, तो ये बॉडी डायगोनल है AD क्या है, AD इज़ बॉडी डायगोनल, और इसका जब मैं हाफ कर दूंगा, AD का हाफ कर दूंगा, तो वो मुझे निकालना है, AD का हाफ निकालना है, क्योंकि AD का आधा कर दूंगा तो वो डिस्टेंस होगी CS पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अच्छा, AD क्या होता है, AD/2, AD बॉडी डायगोनल होता है, तो AD/2 का मतलब √3a/2। AD की वैल्यू क्या होती है, AD इज़ इक्वल टू √3a, बॉडी डायगोनल √3a के। तो बेसिकली आपको √3a/2 की वैल्यू निकालनी है, और √3a/2 की वैल्यू कब निकलेगी, जब आपको A की वैल्यू पता होगी। तो A की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, रो इज़ इक्वल टू होता है Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू में Na। तो इससे A³ की क्या वैल्यू हो जाएगी, Z इंटू एम अपॉन रो इंटू में Na। अब Z, क्योंकि CaCl है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी,
और CSCl का जो आपको क्या गिवन है, CS का एटॉमिक मास गिवन है 133 और Cl का नहीं गिवन, आपको याद होना चाहिए वो कितना है 35.5। तो टोटल CSCl का जो मास हो जाएगा, मोलर मास, वो कितना हो जाएगा 168.5। क्लियर है? तो वो आपको यहाँ पर पुट करना है 168.5 अपॉन डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 3.99 और ये 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसा करने पर आपको ए क्यूब की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 70.15 इंटू 10⁻24। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स लॉग लेने पर ए क्यूब का लॉग हो जाएगा 3 log a और यहाँ इस टर्म का जो लॉग है वो हो जाएगा log 70.15 माइनस 24 log 10। लॉग की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन होती हैं, तो log 70.15 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.8460। मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगा, उसके अंदर लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको सिखा दूँगा। लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी। फ़िलहाल आप ये समझिए, वैसे तो लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी लॉग टेबल की हेल्प से आप लॉग की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो वो मैं आपको सिखा दूँगा। log 70.15 की वैल्यू होती है 1.8460 जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, माइनस 24 log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इससे log a बराबर आ जाएगा 1.8460 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आए इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आती है वो आप निकाल लेंगे। एक सेकंड आप मुझे समय दें तो मैं आपको ये निकाल के भी बता देता हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है। ठीक है, तो ये है 1.8460 में से आपको माइनस करना है 24 और उसके बाद डिवाइड करना है 3 का, तो ये सॉल्व होके आएगा -7.3847। ठीक है, अब आपको log a आ चुका है, log a हो गया -7.3847। तो a की वैल्यू जब निकलेगी तो log उस साइड जाएगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको एंटी लॉग लेना है -7.3847 का। नेगेटिव का एंटी लॉग कैसे लेते हैं, पहले नेगेटिव की जो वैल्यू है उसको ब्रेक कर देंगे -7 माइनस 0.3847 में, इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू को ब्रेक कर दिया। फिर इसमें हम +1 और -1 कर देंगे, इससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -7 और -1 ये हो गया -8, जिसको लिखेंगे 8 पर बार, और फिर 1 में से ये वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ 3, ये 5, 1 और 6। ठीक है, यानी आपको एंटी लॉग लेना है -8.6153 का। अब जैसे पॉइंट से पहले -8 आ रहा है तो वो तो 10 की पावर में रेज हो जाएगा, 10 की पावर -8। अब आपको एंटी लॉग टेबल में 0.6153 की वैल्यू देख लेनी है। ठीक है, 0.6153 की वैल्यू जो आएगी वो आती है 4.124। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आया है। अगर आपको चाहते हो कि इसका आंसर पिकोमीटर में आ जाए तो इसको लिख देंगे 412.4
इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 412.4, और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्या होता है, पिकोमीटर। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या आ गई, 412.4। ए की वैल्यू आ गई 412.4 पिकोमीटर। लेकिन आपको ए नहीं निकालना, आपको तो निकालना है √3a/2। तो √3 हो गया 1.732, ए हो गया 412.4 अपॉन में 2 पिकोमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 357 पिकोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब आपको एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एलिमेंट दे रखा है और उस एलिमेंट का जो यूनिट सेल है वो BCC टाइप का है, यानी Z की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 2, एज लेंथ दे रखी है 288 पिकोमीटर, जिसको आप सेंटीमीटर में बदल लोगे, 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। डेंसिटी आपको गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपसे कह रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप m की वैल्यू फाइंड आउट करो। m क्या है, मोलर मास, या हम क्योंकि एलिमेंट दे रखा है तो हम कह सकते हैं एटॉमिक मास निकालना है आपको सबसे पहले। तो रो बराबर हो गया z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू में NA। तो इससे m की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू ए क्यूब इंटू NA अपॉन में z। वैल्यूज़ पुट करी हमने, रो की वैल्यू 7.2, ए क्यूब हो गया 288 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब, NA 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय z यानी कि 2। इसे सॉल्व करोगे तो जो m की वैल्यू है वो आएगी 51.8 ग्राम। ठीक है, यानी आपके पास एटॉमिक मास आ गया 51.8 ग्राम। अब एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि 51.8 ग्राम बराबर कितने एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी जो 51.8 ग्राम जो मास है वो कितने एटम्स का मास है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो एटम्स हैं उसका मास है। तो 1 ग्राम मास बराबर कितने एटम्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 51.8 एटम्स। क्लियर है, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 208 ग्राम बराबर कितने एटम्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 51.8 मल्टीप्लाई बाय 208 कितने एटम्स। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके इसका आंसर लगभग 24.17 इंटू 10⁻23 एटम्स आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको एक डेंसिटी दे रखी है किसकी, लिथियम की, और वो है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको डेंसिटी गिवन है और एज लेंथ गिवन है 3.5 एंगस्ट्रॉम, यानी 3.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ
एटम्स इन यूनिट सेल, यानी आपको Z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है रो इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू में एन होता है। अच्छा, तो रो की वैल्यू हो गई 0.53, Z की वैल्यू निकालनी है आपको एम यानी कि एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितना गिवन है? 6.94। ए क्यूब यानी 3.5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू एन ए 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे Z की वैल्यू लगभग 1.97 आएगी, जिसको राउंड फिगर 2 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी BCC टाइप का यूनिट सेल है लिथियम के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें एक और टाइप बन सकता है। टाइप वही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कि डेंसिटी ऑफ KBr आपको गिवन है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एज लेंथ आपको 654 पिकोमीटर दे रखी है। आपसे कह रहा है प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी आपको Z की वैल्यू निकालनी है। अगर Z की वैल्यू 1 आएगी तो आप कह देना SCC टाइप है, 2 आए तो BCC टाइप है, 4 आए तो FCC टाइप है। बाकी एटॉमिक मासेस दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। K का एटॉमिक मास दे रखा है 39 और Br का 80, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, पता लगाना है किस टाइप का यूनिट सेल है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। Z की वैल्यू 3.89 आएगी, जिसको राउंड फिगर 4 में लिख देंगे, यानी Z इक्वल टू 4 का मतलब ये FCC टाइप का यूनिट सेल होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको डिफेक्ट्स इन सॉलिड के बारे में डिस्कस करूँगा।